جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال। अभी थोड़ा सा पहले मेरे बारे में बात करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं कोई अपनी बड़ाई बयान करना चाह रहा हूँ। मकसद ये है कि जो हम आज हमारा मौजू है उससे ना मेरा एक ताल्लुक़ है बड़ा पुराना। मैंने 16 साल की तालीम के बाद तो 20-22 साल एक शोबे में गुजारे और उस शोबे से उसका ताल्लुक़ है। तो पहले क्योंकि आपने एक वक्त गुजारा है एक ख़ास निज़ाम के अंदर, और जो दुनिया में निज़ाम चल रहे हैं वो बहुत से ऐसे निज़ाम हैं जिनसे आपको इतनी आशनाई नहीं होगी इस वक्त। तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या काम है जिसने मुझे 20-22 साल मसरूफ़ रखा है, और उसके बाद जो है वो मैंने मुफ्ती खालिद साहब की शागिर्दी इख्तियार की है। तो वहाँ से आगे लेके जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरी तालीम और पेशा उसके हवाले से कुछ तफसील है। तालीम जो है वो मेरी यूके से है, जिसको बरतानिया भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और जो मेरी डिग्री है उसका नाम है जी चार्टर्ड आईटी प्रोफेशनल। तो आपने कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना है यहाँ पाकिस्तान में? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक जो एम.कॉम होता है या बी.कॉम होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? दोनों ही अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बड़ा मशहूर माना जाता है कि यार ये बड़ा जनाब बंदा है, कोई इसकी बहुत ज़्यादा कोई तनख्वाह होगी, किसी बड़ी सी कंपनी में होगा। और एक जो बी.कॉम एम.कॉम होता है उसको आमतौर पर उस तरह से नहीं लिया जाता। क्या वजह है? हाईएस्ट लेवल डिग्री, हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो ये इस वजह से है कि यहाँ पे ना अंग्रेज़ हुकूमत करके गया हुआ है। ये जो चार्टर्ड का निज़ाम है ना, ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। और ये होता था क्वीन जो होती है ना, मलका बरतानिया, उसकी भी यहाँ हुकूमत थी ना। तो वो एक चार्टर देती है एक इंस्टीट्यूट को कि ये जो है ना ये हाईएस्ट डिग्री दिया करेगा, जो सबसे हाईएस्ट मानी जाएगी उस मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट एक मिसाल है, लेकिन जो बाकी प्रोफेशन है ना उसमें चार्टर्ड नहीं होते। मिसाल तौर पे चार्टर्ड डॉक्टर आपने नहीं कभी सुना होगा, चार्टर्ड साइंटिस्ट नहीं सुना होगा, चार्टर्ड आईटी प्रोफेशनल नहीं सुना होगा। लेकिन ये जो बरतानिया है ना, इसमें सारों में ही ऐसे होता है। हर प्रोफेशन में ना एक सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है जिसको चार्टर्ड स्टेटस कहा जाता है। तो बरतानिया की चार्टर्ड आईटी प्रोफेशनल की डिग्री मैंने ली 2000, जिससे तो मेरी उम्र पता चल जाएगी चले किसी भी साल में ले अच्छा, तो उसके बाद जी एक कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है जी कि जिस तरह यहाँ पे आपने HEC का नाम सुना है कभी, हायर एजुकेशन कमीशन, ये डिग्रियाँ अटेस्ट भी करती है आमतौर पे, तो इससे लोग जानते हैं। लेकिन इसका एक और काम भी है, इसकी अप्रूवल के बगैर कोई डिग्री पढ़ाई नहीं जा सकती। ये जो डिग्री के अंदर होता है ना, लिस्ट होती है कि ये पढ़ाना है और उसका ये क्राइटेरिया होगा और ये सब पढ़ा लेंगे तो इस तरह का एग्ज़ाम होगा और फिर डिग्री मिलेगी। ये जो पूरा कोर्स आउटलाइन होता है ना, ये भी HEC अप्रूव करती है। इसी तरह कनाडा में ये वाला काम जो है ना वो ये बॉडी करती है, इसको किप्स कहते हैं। यहाँ से भी मेरी एक क्वालिफ़िकेशन है जो ITCP है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिफ़िकेशन है, जो वहाँ की हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है। तो एक बरतानिया की डिग्री है और एक कनाडा की डिग्री है। प्रोफेशन के अंदर जो है ना, यही जो HEC की तरह का जो कनाडा में मैं बात कर रहा हूँ किप्स है ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे हमने बात की, C लेवल होते हैं, डायरेक्टर लोग होते हैं, यानी ये टॉप के लोग होते हैं जिसके नीचे वो पूरा सिस्टम निज़ाम चल रहा होता है। तो डायरेक्टर जो है ना वो ये करता है कि ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कनाडा में पढ़ाया जा रहा होता है वो यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देता है कि यार ये चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। तो मैं उस बोर्ड में शामिल हूँ जो ये डिसीजंस लेते हैं कि आजकल ये पढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो और कनाडा के अंदर। और दूसरा एक और चीज़ है जो कि मैं वहाँ पे देखता हूँ, वहाँ पे एक है डिसिप्लिनरी कमेटी। यार मुख्तलिफ चीज़ों की कमेटियाँ होती हैं ना, यहाँ आपने सियासत में भी देखा होगा, कुछ मसला हो जाए कमेटी बना देते। तो कमेटी जो है ना वो डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिन के वाले से, जैसे आमतौर पे स्कूलों कॉलेजेस में तो आपने शायद देखा हो कि कोई बंदा अगर कोई ऐसा काम कर दे जो क्लास में अलाउड ना हो या लेट आ जाए तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी को फॉलो। इधर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर, IT के अंदर कोई अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला हो, जो हमारा आज का मौजू है, तो वो कमेटी को दिया जाता है। तो उस कमेटी का को चेयरमैन,
ठीक है जी। तो उसके अंदर ये भी उस निस्बत है उस टॉपिक से जो आज हम करने जा रहे हैं कि ये वो काम है जो कि मैं कनाडा में भी देख रहा हूँ पाकिस्तान के अलावा। और इसके अलावा एक पुर्तगाल की कंपनी है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है काफ़ी वहाँ पे, यानी जिस तरह यहाँ पे जैज़, टेलीनॉर, ये सारी टेलको कंपनीज है ना, तो इनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, काफ़ी बड़ी वहाँ की कंपनी है। तो इसके भी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हूँ। पुर्तगाल का भी नाम सुना आपने? किस हवाले से सुना? हाँ, फुटबॉल के हवाले से बड़ा मशहूर है। वैसे भी हमारी हिस्ट्री में कभी यहाँ पे मुसलमान भी आबाद रहे हैं, तो स्पेन और पुर्तगाल जो है ना, ये मुसलमानों का इलाका रहा है किसी दौर में। आज भी वहाँ पे मुसलमानों की कुछ इमारतें मौजूद हैं, तो बड़ा, और अभी भी वहाँ मुसलमान अब काफ़ी कम रह गए हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे इस्लाम का ना पूरा आपको नज़र आता है, जाके आप देखते हैं तो लगता है कि यहाँ इस्लाम रहा है पहले, सारी बिल्डिंग वगैरह देखी। इसके अलावा जी पाकिस्तान के अंदर जो पेप्सी का सेटअप है, पेप्सी के 3 प्रोडक्शन के यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जिसको हम कहते हैं जहाँ पे पेप्सी बनती है, उनका भी मैं पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहा हूँ, यानी सी लेवल पोजीशन जहाँ पे सॉफ्टवेयर और आईटी को देखते हैं। तो अब मैं उनके एडवाइजरी बोर्ड में हूँ, यानी उनको आईटी और सॉफ्टवेयर के हवाले से मशवरा देना जो है ना, वो मेरा काम है। वो पेप्सी को हर वक्त ज़रूरत होती है नई से नई सॉफ्टवेयर, नई से नई चीज़ों की, ताकि वो कोका कोला और इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उनसे कम्पीट कर सके। तो वो सारा जो सिलसिला होता है मशावरत का, उसके अंदर मैं एक एडवाइज़र की हैसियत से वहाँ पे काम करता हूँ। तो ये मेरा जी इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर मैंने 20-22 साल गुजारे हैं, और ये जो एजुकेशन है जो आपसे बात हुई है, तो अब इस हवाले से आप आगे बात लेके चलते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, और वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। इसकी बड़ी किस्में हैं, तो इसकी एक सादा सी मिसाल से शुरू करते हैं बात। आपको पता है निहारी बनाना कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। तो अब अगर आप निहारी बनाते हैं 1 घंटे के अंदर, उसका जायका कुछ और होता है, और एक होती है ओवरनाइट स्लो कुकिंग, सारी रात आहिस्ता आहिस्ता बनती है, उसका एक अलग जायका होता है, मज़ा आता है। तो अब ये किसी ने ईजाद किया होगा ना किसी दौर में, ऐसे तो नहीं खुद बहुत जेन में आ गया कि यार सारी रात रखेंगे। कोई होगा ना, किसी ने मेहनत की होगी, कुछ कोशिश की होगी कि यार ये करके देखते हैं, नहीं फिर ये करके देखते हैं, नहीं फिर ये करके देखते हैं, बड़े तरीके होंगे। उसमें उसने जेन भी लगाया होगा, टाइम भी खपाया होगा, तजर्बा भी किया होगा, पैसा भी लगा होगा, हो सकता है गोश्त ज़ाया भी हुआ हो कई बार अच्छा जायका ना बनाओ। फिर जब तरीका मिल गया तो फिर मसाले कौन सा डालना है, किस वक्त डालना है, किस वक्त निकालना है, ये भी कोई तरीका होगा, बड़ी मेहनत लगी होगी। तो आप मिसाल के तौर पे एक वो दौर देखें जब ये निहारी नहीं होती थी। एक बंदा बड़ी मेहनत करता है और 5 साल, चले 5 ज़्यादा हो गए, 5 महीने लगा देता है। 5 महीने लगा के वो एक ख़ास रेसिपी बनाता है, यार ये तरीका है ना निहारी बनाने का, ये बेहतरीन है, क्या जायका बनता है। और उसके बाद वो दुकान खोलता है और धड़ाधड़ जनाब वो मशहूरी जाती है और वो गाहक आनी शुरू हो जाती है। अब एक बंदा देखता है कि यार ये तो इसने बड़ा काम शुरू कर दिया। वो उसकी जो रेसिपी होती है ना कि ये तरीक़ाकार है, ये इस तरह पहला काम करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये सारी रात रखना है, फिर ये मसाला, फिर वो मसाला, वो उठा लेता है उसकी मर्ज़ी के बगैर, इजाज़त के बगैर, और उसके साथ ही दुकान खोल लेता है। तो ये इखलाकी तौर पे एक जुर्म है, और इसको शायद आप ज़रा आप माशाल्लाह मज़हब का एक बहुत बड़ा नॉलेज रखते हैं जो मेरे पास नहीं है, तो इसके ऊपर आप हो सकता है बहुत सी रिवायात और बहुत से कुरान के रेफरेंस भी निकाल सकें कि यार ये गलत बात है, क्योंकि इतनी इखलाकी गलत बात है ना, क्योंकि एक तो उसकी इतनी पूरी मेहनत आपने चुरा ली, उसके बाद उस मेहनत से जो उसने फ़ायदा हासिल करना था वो भी उसके साथ ही दुकान खोल ली और वो भी लेना शुरू कर दिया, तो किस तरह से गलत हो गया। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना जो उसने बनाई थी कि पहले ये डलेगा, फिर ये डलेगा, इतनी देर रखेंगे, फिर ये मसाला डलेगा, फिर ये, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये उसकी ज़हन की मेहनत है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लैपटॉप या पड़ा है तो किसी ने चुरा लिया, ये वो वाली चोरी नहीं है, लेकिन ये उसकी एक सलाहियत है जिसके ऊपर उसने मेहनत की, मेहनत करके उसने एक चीज़ बनाई जो कि हमें नज़र नहीं आती है,
अगर कोई इसको भी चोरी करता है तो कानून की नज़र में आज ये भी चोरी है, कानून की नज़र में आज ये भी चोरी है, पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी मुल्कों के अंदर भी। मज़हब के अंदर ये चोरी है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन आप अगर ज़ाहिर है आप इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सी बातें आपको नज़र आएंगी इस मामले के अंदर, शायद इस्लाम के लिहाज से भी ये चोरी ही साबित हो। मैं आज नहीं अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता, ये तो ज़ाहिर है आप लोग कह सकते हैं कि ये चोरी है या नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इतनी अखलाकी बातें इसमें नज़र आती हैं तो ये उस लिहाज से साबित हो सकती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ना कई इकसाम है, उसमें से एक किस्म की अभी हमने बात की है। दूसरी किस्म जो है ना, एक तो ये होगी कि इसने सोचा, मेहनत की, एक चीज़ कर ली, जिसको अंग्रेज़ी में ना हम इन्वेंशन भी कहते हैं, ईजाद। अच्छा, अब ये जो ईजाद होती है ना, इसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है कि जी ईजाद भी एक चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। दूसरा, मिसाल तौर पे आप एक किताब लिखते हैं, अब किताब आपने लिखी है और उसमें आपने बहुत सोच विचार की है, सोच विचार करके एक किताब लिखी है। अब आपकी किताब में से कोई एक चैप्टर जो है उठा के वो अपनी किताब में डाल ले और लिखे तक ना कि ये मैंने फलां किताब से ली है, और उसकी किताब जो है वो बड़ी मशहूर हो जाए, तो आपकी किताब किसी ने देखी तक ना हो तो कैसा महसूस होगा? ये भी मसला है ना, ये भी इखलाकी मसला है। तो ये भी कॉपीराइट है, इसको कॉपीराइट बोलते हैं, तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किस्म है। तो इसी तरह बहुत सी इकसाम है, अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये तीन हैं जो कानून की नज़र में मोटी मोटी कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहली कॉपीराइट है, दूसरी पेटेंट है। पेटेंट का नाम सुना है कभी किसी ने? माशाल्लाह आपने बड़े सुने, बताइए। पेटेंट से बात ये है किसी चीज़ का जो उसी का खासा होती है ना, जो चीज़ जिससे उसकी शनाख्त और पहचान। अगर कोई शख्स उसको वो कर लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं, सही, अपने तौर पर उसको अपनी चीज़ बोल के करते हैं। सही है, सही है, सही। तो इस कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस सरका इसको बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो अभी आपने कहा वो ट्रेडमार्क के करीब तरीन है, जो आपने कहा ना वो ट्रेडमार्क के करीब तरीन है। पेटेंट जो है थोड़ा सा फ़र्क है, अभी हम उसकी तरफ आते हैं। तो ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, ये तीन हमारे मौजूद हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे कि ये तीनों क्या क्या चीज़ें हैं। ये कॉपीराइट जो है, ये मैंने एक किताब की आपको जैसे मिसाल दी, ये किताब के अलावा भी हर उस काम के ऊपर अप्लाई होती है जो आप सोच विचार करके बना लेते हैं। अब इसके अंदर मिसाल क्या है, कोई किताब है जैसे नावल आ गया, कोई फ़िल्म है, मूवी है, वो भी कॉपीराइट है। फिर कोई पेंटिंग है किसी ने बना ली है, वो भी कॉपीराइट है। सॉफ्टवेयर है, ये भी कॉपीराइट है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात करेंगे। आज एक मौजूद जो है ना, एक ख़ास है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे कॉपीराइट है, और हम उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं जिसके अंदर कुछ इखलाकी कबाहतें मौजूद हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर जो है ना वो एक बिल्डिंग का भी होता है। मिसाल तौर पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसका एक ख़ास वायरिंग डायग्राम होगी, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, इंजीनियरिंग डायग्राम, ठीक है जी, सेवरेज का सिस्टम है। वो भी अगर कोई उठा के इजाज़त के बगैर उठा के एक नई अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेता है, एक बंदे ने यहाँ पे पूरा आर्किटेक्ट ने सोच समझ के कितने लोगों की मुशावरत से बिल्डिंग बनाई होगी, तो आप उनसे पूछे बगैर उठा के उसको दूसरी बिल्डिंग नहीं बना सकते। ये इखलाकी तौर पे तो मसला है ही है, कानूनी तौर पे भी जुर्म है, ठीक होगा। तो ये उसकी कुछ मिसालें हैं जो कॉपीराइट की हैं। अच्छा, कॉपीराइट के हवाले से जो एक स्पेशल टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी का। पायरेसी का वर्ड सुना है जी किसी ने? सॉफ्टवेयर पायरेसी का आपने सुना? नहीं सुना? पायरेसी होती है ये जो समंदर में जो है ना, तो बहरी कज़ाक़ इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल। हाँ, माशाल्लाह, यस। ये बहरी कज़ाक़ जो हैं, ये कभी सुना है किसी ने? क्या होते थे? हाँ, जहाज, ये बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आप ना वो वाला जहाज नहीं, दूसरा जहाज नहीं है, ये असली वाला जहाज है जो पानी में चलता है। अच्छा, तो जहाज़ जो है ये हमारा प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था। पता नहीं, मैंने अंग्रेज़ी शायद ज़्यादा बोल दी।
तो ये इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं था, मतलब एक ही प्राइमरी उसे कहते हैं जो मेन असल तरीकाकार हो उसका। हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं था, सारा काम बहरी जहाज से होता था ना, सारा का सारा सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है तो और कोई तरीका ही नहीं है, एक ही तरीका होता था। अच्छा, तो ये बहरी कज़ाक जो है ना, ये एक पूरी नस्ल थी, जनरेशन थी पूरी, इसमें पता नहीं कितने लोग जहाँ पैदा हो रहे हैं, बच्चे भी कज़ाक हैं, अगली नस्ल है वो भी कज़ाक है। ये क्या होते थे, ये पानी में फिर रहे होते थे अपनी जहाज़ों के अंदर, जिधर कोई जहाज़ मिला सामान लूटा, बंदे गुलाम बनाए और लेके कहीं जाके बेच दिए, बंदे भी बेच दिए, सामान भी बेच दिया, मौजिंग मौजा। ये जो लोग हैं ना कज़ाक, ये एक सबसे बड़ा उस दौर का एक मसला था, जिसकी वजह से ये जहाज़ों के अंदर असला रखने का फिर रुझान पैदा हुआ आहिस्ता आहिस्ता कि यार असला रखें, इन लोगों से लड़ना होता है। और ये जो मॉडर्न दौर के अंदर ये नेवी बनी, ये जो आपकी समुद्री पैरी जो पुलिस होती है ये बनी, ये भी बेसिकली कोस्ट गार्ड। हाँ, तो ये भी सारे जो हैं ये बहरी कज़ाकों से उस दौर में लड़ा करते थे, आज तो खैर ये मौजूद नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का मुल्क आप सुनते हैं ना, ये एक पूरा मुल्क है ना, एक बहुत बड़ा बर आज़म भी है और ये एक जजीरा भी है, इसकी बड़ी मुल्क भी है, जजीरा भी है, बर आज़म भी है। ये बिल्कुल दुनिया से हट के था। ये कज़ाक क्या करते थे, सारे अपने गुलाम जो है ना, हाँ ये बिल्कुल, ये देखें, ये पूरी दुनिया एक तरफ है, ये एक तरफ है। ये कज़ाक क्या करते थे कि इन्होंने अपने अड्डे वहाँ बना लिए थे, सारा सामान लूटा, बंदे उठा के वहाँ पे रख लिए, और वो जो गुलाम है ना, वो वहाँ पे उनकी एक नस्ल बनना शुरू हो गई। और वो जो गुलाम है ना, वो इतनी बड़ी नस्ल बन गई कि मॉडर्न दौर आया और वो गुलामी से बाहर निकल आए और उनसे एक पूरी जनरेशन बन गई। वो आज ऑस्ट्रेलिया के गोरे हैं, हम उन्हें बड़ा वो मानते हैं, पीछे से उनकी आप देखें उनको पता ही नहीं है। तो ये जो कज़ाक है ना, ये बेसिकली पायरेसी, इसका जो अंग्रेज़ी वर्ड है, ये डाकू की ही एक किस्म है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी ये होती है कि आप सॉफ्टवेयर में डाका मार लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे मारते हैं, आपने अल्फाज सुने होंगे कि जी सॉफ्टवेयर क्रैक कर लिया, ठीक है जी। क्रैक हैक और चीज़ है, हैक के ऊपर भी हम बात करेंगे। क्रैक जो है ना, वो इस तरह से होता है कि जी आप एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ये 30 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता, ट्रायल वेरिएंट। आप एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उसके चलाने के बाद वो चलता रहता है, वो बंद ही नहीं होता, ये डाका है। इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। अच्छा, क्यों डाका है? ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी बिल्कुल वही निहारी की रेसिपी वाला काम है। इस पर बड़ी मेहनत लगती है, बड़े लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कई सालों की मेहनत होती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ना, ये पहली बार जब बनी थी ना, तो 5 साल की मेहनत थी सैकड़ों लोगों की, पहली बार जब बनी थी। और आज हज़ारों लोग उस पर काम करके उसका अगला वर्जन लेके आते हैं, नया वर्जन, नया फीचर होता है ना कि जी हाँ इसमें वीडियो भी चल जाएगी, इसमें वीडियो ज़्यादा स्मूथ चलेगी, इसमें 4K चलेगी, बहुत अच्छी ग्राफिक्स आएंगी, इसमें फ़लाँ गेम भी चल जाती है, इसमें फ़लाँ सॉफ्टवेयर चल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल जाएगा। तो अब हज़ारों लोगों की मेहनत और उसका ख़र्चा वो एक कंपनी बर्दाश्त करती है। उसके बाद वो कहती है कि जी ये जो विंडोज़ है ना, इसकी एक कॉपी मैंने बेचनी है 10,000 रुपये की, पाकिस्तानी 10,000 रुपये की, जो कि आजकल तकरीबन ये कीमत है 7,000 10,000। हम वो 10,000 नहीं देते, हम वो 7,000 रुपये नहीं देते, और हम इसको बुराई भी नहीं समझते। हम एक क्रैक लगाते हैं और वो टाइम लिमिट भी ख़त्म हो जाती है, और जो उसके अंदर एक पहलू होता है कि वो बार बार मैसेज दे रहा होता है कि जी रजिस्टर कराओ, वो भी आना बंद हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हमें एहसास भी नहीं होता कि ये इखलाकी तौर पे हम क्या कर रहे हैं। तो इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के भी आगे कई पहलू हैं। एक तो आपने एक विंडो की मिसाल सुनी। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको इस तरह की टाइम लिमिट भी नहीं लगाते कि जी ये 30 दिन का है या ये इतने दिन का है, लेकिन सिर्फ एक इखलाकी ज़िम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अलावा जो बाकी मुल्क हैं, जो थोड़े से मॉडर्न मुल्क हैं ख़ास तौर पे,
उनके अंदर ये शऊर पाया जाता है कि ये चीज़ इस हवाले से गलत है, इस हवाले से ये। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में चेक भी नहीं लगाया होता, लेकिन उन्होंने लिखा होता है कि ये आपने हमारे से ख़रीदना है, ऐसे नहीं इस्तेमाल करना। ये भी होता है। तो लेकिन वो सॉफ्टवेयर तो बहुत कम है हमारे यहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं। हम आमतौर पे सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे होते हैं हम क्रैक कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी हमने क्रैक कर लेना है, इन पेज उर्दू वाला हमने वो भी क्रैक कर लेना। तो ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हम ना दीनी काम करते हैं। कितनी बड़ी बात है, दीनी काम करते हैं। उर्दू इन पेज है ना, उसके ऊपर फतवा लिखा है हमने। तो फतवा किस सॉफ्टवेयर से लिखा है? जो डक्का मारा हुआ, ठीक है ना, सोचने की बात है ना। हाँ, तो ये लेकिन हम जानते पूछते नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है कि डाका है, इस वजह से कर रहे हैं ना। वरना तो हम क्या करें, भला कोई सोचेगा कि यार मैं वाकई किसी के घर डाका मारूं ताकि उससे मैं वहाँ से नोटबुक उठा लूँ। ये इन पेज क्या है, तख्ती है ना। तो किसी का घर डाका मारें, गन पॉइंट पर तख्ती लेके आए और उस पर फतवा लिखेंगे, मैं तो फतवा लगना है, कैसा लगेगा? अजीब सी बात लगेगी ना कि किसी के घर जाके आपने डाका मारा, गन पॉइंट पे तख्ती लेके आए हैं फतवा। तो लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं हमें एहसास नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो लेकिन होता यही है। तो ये जो नाजुक एक मसला है जिसके ऊपर ना हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, हमारे उलमा की तवज्जो की ज़रूरत है। तो मुफ्ती साहब ने बड़ा इसको, मुफ्ती खालिद साहब ने इसको हाईलाइट किया कि ये एक ऐसी ज़रूरत है कि हमें ना अवेयरनेस तो देनी चाहिए ना, पता तो हो ना लोगों को कि ये इस तरह का मामला है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको करें। अब देखें, कुछ लोग ना इसके ऊपर क्या जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि जी गरीब मुल्क है। तो आप देखें कि ये 10-15 हज़ार की बात है, तो हम और कितने काम कर लेते हैं। तो इस्लाम ने कभी हमें इजाज़त दी हो कि छोटी चोरी कर लिया करो, ऐसा तो नहीं है ना। छोटी चोरी की इजाज़त तो नहीं है। चोरी की इजाज़त तो शायद उस तरफ हो जब इतनी मजबूरी बन जाए कि मरने के लाले पड़ जाएँ। तो सॉफ्टवेयर का तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि आप मरने वाले हों, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए हो, वो तो फिर किसी तरह से नहीं आएगा ना उस क्राइटेरिया। ये तो बड़ा मसला है। तो इस हवाले से ना हमारी जो सोच विचार है उसकी ज़रूरत है, और अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और हमारी कोशिश ये होगी, अभी मुफ्ती साहब ने मुझे कहा है कि हम ये जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल, जिस तरह आमतौर पे लुग़वियत ही हो रही है ना कि टिकटॉक देख रहे हैं बैठ के, फेसबुक शॉर्ट्स देख रहे हैं बैठ के, सारे रील्स देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो टाइम ज़ाया हो रहा है, लुग़वियत है, ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। लेकिन इसका एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, फेसबुक का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, यूट्यूब का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। उसके ऊपर हम लेक्चर दिया करें, बात किया करें कि कैसे उनका अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल करना है जिससे उम्मत का भी फ़ायदा हो। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम रखेंगे, सेशन रखेंगे। और इसके अलावा जो अंग्रेज़ी है ना, इसका भी बड़ा मसला है कि आम तौर पे हमारे यहाँ जो उर्दू ज़बान बोली जा रही है ना, आप मदरसों से बाहर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, स्कूलों के अंदर, वो उर्दू ना तब्दील हो गई है काफ़ी सालों में। पिछले 20-25 सालों में ना बहुत तब्दील हो गई है। बहुत से अंग्रेज़ी के अल्फाज जो हैं वो उसमें शामिल हो गए हैं और उर्दू के अल्फाज ख़त्म हो गए। और पहले भी ऐसी था, शुरू में जब उर्दू बनी, लश्करी ज़बान कहते हैं ना इसे, तो उसमें शुरू में भी बड़े अल्फाज थे। मिसाल में आपको दूँ, आप हैरान रह जाएंगे। चिमनी, चिमनी होती है ना जिसमें से धुआं निकलता है, उर्दू का वर्ड नहीं है, ये अंग्रेज़ी का है। आपने सुना कभी एक बालकोनी होती है, घरों में कहते थे ना बालकोनी है बाहर, ये बैल्कनी है इसका वर्ड, ये अंग्रेज़ी का वर्ड है ये उर्दू में है ही नहीं। आपने कभी सुना हो एक ना, ये जो गन होती है, गन के अंदर ना एक वर्ड अक्सर लोग बोलते हैं जो गन से वगैरह डील करते हैं, पता होता है पुल थ्रू, ठीक है, वो ऐसे होता है, वो पुल थ्रू है, अंग्रेज़ी का वर्ड है पुल थ्रू उसको पुल थ्रू बांध गया हुआ है तो ये जो अल्फाज है ना, ये शुरू से अल्फाज अंग्रेज़ी के शामिल है, क्योंकि ज़ाहिर है अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करते रहे। आज भी हमारे ये सफ़र जारी है, अंग्रेज़ी के अल्फाज बनते जा रहे हैं, उर्दू के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन एक ख़ास तबके में, या मैं कहूँगा एक ख़ास तबके में नहीं हो रहे, बाकी सब में हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब बैठ के हम बातचीत करते हैं ना, बड़ा फ़र्क आ जाता है। मिसाल तौर पे मैं बैठता हूँ, मैं मुफ्ती खालिद साहब से जो है वो कोई मशवरा कर रहा हूँ,
मुझे वो आधे घंटे में कोई एक बात समझाते हैं, उस आधे घंटे के अंदर को 10-15 अल्फाज ऐसे होते हैं जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने, लेकिन उस आधे घंटे में अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो वो 10-15 नहीं, 50 अल्फाज ऐसे होंगे जो मुफ्ती साहब ने नहीं सुने होंगे। तो ये मसला जो है ये क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये क्या कर रहा है, ये आप उलमा की जो जितनी मेहनत है वो एक तालीम लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ना कि उम्मत को दुरुस्त कर सकें, उम्मत में तालीम बांट सकें। तो उम्मत को समझ नहीं आती उनकी बात, और ना उम्मत की बात उन्हें समझ आती है, और ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। आज ये जितना हमें महसूस होता है ना, या आज से 5 साल बाद इससे बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें इसके ऊपर भी मेहनत करनी है। इसके लिए भी हम मुफ्ती साहब का विजन है कि हम इसके ऊपर भी लेक्चर्स रखें, और जो इस्तिलाहात आमतौर पे उर्दू में आजकल शामिल हो गई हैं अंग्रेज़ी वाली, वो तो हम जाने, पूरी अंग्रेज़ी से ना बोलते हैं हम, लेकिन वो तो जाने ना जो आम अल्फाज बोले जा रहे हैं आजकल, ताकि हम उन लोगों से तो बात कर सकें ना। एक पढ़ा लिखा आदमी PhD आता है, आपसे मसला पूछता है, तो उसे थोड़ी देर बाद वो उठ के चला जाए, जी समझ ही कुछ नहीं आई, ये तो फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, पेटेंट जो होता है ना, ये ईजाद होती है। ईजाद किसे कहते हैं, बताइए बताइए। कोई नई चीज़ हाँ हाँ, पहले कभी ना हो, और उसका मॉडल वगैरह सारी चीज़ें आपकी होती। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, ईजाद जो है ना वो ये होती है, ये नहीं होता कि आपने कोई चीज़ जो है ऐसी की है जो पहले से मौजूद है, लेकिन आपने उसकी शक्ल बदल दी है सिर्फ। मिसाल के तौर पे जो लकड़ी है ना, दरख्त है, उसको काट के उससे फर्नीचर बनाना जो है ना, वो ईजाद के ज़ुमरे में नहीं आएगा। लेकिन एक ख़ास किस्म का फर्नीचर बनाना जिससे एक ख़ास मकसद पूरा हो जाए जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, वो ईजाद के ज़ुमरे में आ सकता है। ये बड़ा बारीक सा फ़र्क है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी कुछ मिसालें हैं। हवाई जहाज़ का डिज़ाइन जब पहली बार बना ना, उस वक्त हवाई जहाज़ कोई मौजूद नहीं था। तो जो कानून है ना वो ये कहता है कि अगर आप एक ऐसी चीज़ बना लेते हैं, ईजाद कर लेते हैं जो पहले नहीं हुई है, उसको आप रजिस्टर करा लें, पेटेंट करा लें, 20 साल के लिए वो ईजाद जो है वो आपके नाम से मंसूब हो जाएगी, या आपकी कंपनी के नाम से मंसूब हो जाएगी। उससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर 10 कंपनियां हवाई जहाज़ बनाती हैं आपका डिज़ाइन लेके, वो अपना जहाज़ तो बेचेंगी, साथ उस डिज़ाइन के पैसे भी आपको देंगी पर जहाज़। ठीक है, यानी एक इन्वेंशन आपने कर दी, अगर वो 1000 लोगों ने अडॉप्ट किया तो 1000 के 1000 लोग आपको पैसे देंगे उसके मुनासिब से। जिस तरह किताबों में भी होता है, रॉयल्टी होती है ना। एक आपने अगर सुना होगा, एक किताब जब छपती है ना तो उसका एक पब्लिशर होता है, उसके थ्रू फिर जो किताब लिखने वाला होता है ना उसको रॉयल्टी मिलती है, जितनी भी किताबें बिकती हैं। लेकिन अगर कोई किताब फोटो कॉपी हो उसकी मिलती है? नहीं मिलती। तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला है कि किताब फोटो कॉपी करके पढ़ना इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो लिखने वाला है उसको पता तक नहीं है। और आमतौर पे क्या होता है कि एक पब्लिशर जब 1000 किताबें पब्लिश करता है ना, 1000 किताबें मार्केट में उर्दू बाज़ार में रख देता है, तो वो 1000 के पीछे भले 100 रुपये हो, वो 100 रुपये पर किताब उस बंदे को पहुंचा होता है जिसने किताब लिखी है। लेकिन अगर आप फोटो कॉपी पढ़ लें, फोटो कॉपी करा लें, वो तो नहीं पहुंचा ना, वो तो पब्लिशर ने प्रिंट ही नहीं की है, 100 रुपये भी नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें भी इखलाकी की बात आ गई। अच्छा, तो हवाई जहाज़ का जो डिज़ाइन है वो पेटेंट हुआ। ये जो मिसालें यहाँ पे मैंने आपको दी हैं, ये असली पेटेंट की मिसालें हैं जो कि हुई थी हिस्ट्री में। अब 20 साल के लिए ये पेटेंट करा लिया गया, उसके बाद इतनी जहाज़ों की कंपनी आई, 20 साल तक वो उस बंदे को पैसे देती नहीं है जिसने हवाई जहाज़ का डिज़ाइन बनाया था। डिज़ाइन बनाने का मुराद नहीं है कि हवाई जहाज़ बनाया था, उसने पेपर पे डिज़ाइन बनाया था। कैसे होगा हवाई जहाज़? पेपर पे बनाया, उसके पैसे उसे मिलते रहे। मेहनत है ना, कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, किसी ने बनाया था? उसने ही बनाया ना, बड़ी मेहनत की होगी, सोचा विचार होगा, तो इससे उससे पैसे मिलने चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो मुआवजा जो है, एक कंपनी अगर कहती है कि मैंने इसको नहीं देना, वो डिज़ाइन चोरी करके बना लेती है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पेटेंट है ना, ये भी एक किस्म है, और इसका ताल्लुक ईजाद से।
तो लाइट बल्ब जो बना था ना, ये जो बिजली का बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी पेटेंट हो गया था। जैसे ही जिसने बनाया था ना इसका डिज़ाइन, और पहले उसने बल्कि पूरा बल्ब भी बनाया था, डिज़ाइन बनाने के बाद उसने पूरा बल्ब बनाया और बल्ब को उसने पेटेंट कराया। फिर 20 साल तक जितने बल्ब बनते रहे हैं उसके पैसे उसे जाते रहे। इसी तरह ये पैकेजेस होते हैं ना, ये हम अक्सर देखते हैं बड़े बड़े मज़े के बॉक्स बने हुए आते हैं, डब्बे। तो कोई चीज़ आप खोलते हैं ना, उसका डब्बा ही बड़ा मज़े का होता है। हम कहते हैं यार क्या स्टाइल बनाया, इस तरह से खींचेंगे खुलेगा, फिर जनाब उसके अंदर ये एक पेपर निकलेगा, पेपर के नीचे एक प्रोटेक्शन होगी, बड़ा एक यूनिक डिज़ाइन होता है। तो वो भी लोग पेटेंट करा लेते हैं कि ये हमारा एक डिज़ाइन है, वो फिर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो पहले हमारे से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये माइक्रोवेव ओवन है, ये भी उसकी एक मिसाल है। ये जब पहली बार बना था, हम तो तवे पे चीज़ें गर्म करते थे, हांडियाँ सारी उस पर किसी भी चीज़ में कंटेनर में गर्म करते थे। लेकिन ये जो माइक्रोवेव ओवन आया तो ये भी पेटेंट था, ये ईजाद थी ना कि इतनी जल्दी 1 सेकंड के अंदर आप जो है वो चीज़ गर्म कर लें। तो इसके अंदर ईजाद का एक पहलू था, ये भी पेटेंट हुआ। तो इसी तरह ये जो ईजादात होती हैं, इनको इस्तेमाल करना बगैर इजाज़त के, बगैर रॉयल्टी पे किए, ये भी अखलाकी तौर पे इसमें मसाइल हैं, बातें हैं। अच्छा जी, ये एक तीसरी और आखिरी इसके अंदर एक मिसाल है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है ना, ये एक नाम होता है। आपने कभी लाहौर में भैये के कबाब खाए? मैं न्यारियों और कबाबों की मिसालें लेता हूँ, मुझे खाने बड़े पसंद है। अच्छा, मॉडल टाउन में ना एक भैया है, सी ब्लॉक है, पता नहीं डी ब्लॉक है कौन सा, वहाँ पे ना भैया का कबाब होता था, कोई 30-40 साल पुरानी दुकान होती थी। उसके साथ एक और भैये कबाब की दुकान खुल गई, फिर उसके साथ एक और भैये कबाब की दुकान खुल गई, फिर उसके साथ एक और भैये कबाब की दुकान, कम अज़ कम 7 दुकानें वहाँ पे। अब आप देखें कि वो बिल्कुल 7 दुकानें हैं और नाम सारों ने एक ही रख लिया है। ये कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। जो सबसे पहले नाम रखता है ना, वो उसके राइट्स रखता है, क्लेम कर सकता है कि ये इन्होंने मेरे साथ गैर कानूनी काम किया, क्योंकि आपने मेहनत की है, एक नाम बनाया है इतने सालों में। वो भैये की दुकान अगले दिन नहीं बन गई थी, 10 साल भैया मशहूर हुआ था पूरे पाकिस्तान में, जो भी लाहौर आता था भैये के कबाब खाने जाता था, उसके बाद ही हरकतें हुई। तो अब वो जो मशहूरी है वो ऐसे तो नहीं होगी थी, अगले ने मेहनत की। अब उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाने जब दूसरे आ जाएं और नाम भी वही रख लें, या तो अपना नाम रखे ना, उसके साथ दुकान खोलने चले नाम अपना रख लें, लेकिन नाम भी उसी का इस्तेमाल करना। तो ये इसको कहते हैं ट्रेडमार्क। एक ट्रेड जो होती है ना, ट्रेड बिजनेस है ना, तिजारत है, तो तिजारत का मार्क यानी निशान तिजारत, ये कोई सिंबल भी हो सकता है, ये कोई नाम भी हो सकता है। सिंबल से मुराद है, मैकडॉनल्ड देखते हैं ना आप, एम लिखा होता है, सिंबल है। मोनोग्राम भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे लोगो भी होता है। तो ये सारे ट्रेडमार्क होते हैं और इनको भी इस्तेमाल करना किसी भी अपने फ़ायदे के लिए, वो कानूनी तौर पे भी दुरुस्त नहीं, इखलाकी तौर पे भी दुरुस्त नहीं। अब ये हम यहाँ पे कुछ मिसालें हैं। कोका कोला के नाम से आप एक बोतल लॉन्च कर दें पाकिस्तान में और नाम भी कोका कोला हो किसी को, और बोतल का डिज़ाइन भी वही रख दें, तो इसको बिजनेस कहेंगे या जालसाजी कहेंगे? जालसाजी कहेंगे। हाँ, वैसे। तो ये मैकडॉनल्ड है, हेड एंड शोल्डर है, फेसबुक है, ये सॉफ्टवेयर के जो नाम हैं ये भी सारे ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। तो ये हमारा जी आज का मौजू था कि इन सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे इखलाकी मामलात हैं, उनको ज़रा उनका हम एक जायज़ा ले लें, उसके ऊपर सोच विचार करें, और दीनी तौर पे मेरी एक ख्वाहिश है कि इसके ऊपर फतवा भी हो कि क्या चीज़ किस तरह से, किस हद तक इजाज़त है, किस हद तक इस्लाम में इजाज़त नहीं है। और इजाज़त होना ना होना ज़ाहिर है उसका फ़ैसला तो मुफ्ती हज़रात कर सकते हैं, तो लेकिन इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो ये उन मौज़ूआत में से एक है जिसके अंदर कुछ हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।